क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर इंसान एक दूसरे से कितना अलग है? हाँ, डेफिनेटली जेनेटिकल कॉम्पोजिशन वेरी करती है, बट क्या आपको पता है ह्यूमन का 99.9% जेनेटिक मटेरियल सेम होता है और ये जो छोटा सा 0.1% चेंज हम सबको एक दूसरे से कितना अलग बनाता है। बट यही 0.1% के अलावा हमें डिफरेंट बनाता है हमारा एनवायरनमेंट से यहाँ पे पर्यावरण नहीं है, बट इसका मतलब है हमारा सराउंडिंग। हम कहाँ रहते हैं, हमारी फैमिली, हमें दी गई परवरिश, हमारा पीयर ग्रुप, हमारे दोस्त, स्कूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हर वो थॉट और बिहेवियर जिसे हम डेली बेसिस पे डील करते हैं। मेरा नाम है उपासना और शो का नाम है टॉक ऑफ द फोक्स। तो आज अपन ये सब बात करेंगे कि हमारा सराउंडिंग हमारी पर्सनालिटी को और हमारे थॉट प्रोसेस को कैसे इम्पैक्ट करता है और कैसे हम जाने अनजाने इतना ज़्यादा दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि हमारी लाइफ के बेसिक से लेके मेजर डिसीजंस तक दूसरों की लाइफ के बेसिस पे लेने लगते हैं, जिसका सीधा असर हमारी सक्सेस रेट पे होता है। और क्योंकि सक्सेस हमारी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है जो कि हम ऑलरेडी किसी और की अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हमारा सक्सेस रेट कम हो जाता है। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि हम में से कुछ लोग महान लोगों की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, कोई राइटर, पेंटर, बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन एक्सेट्रा। बट या दैट इज़ द पॉइंट, कुछ लोग ही करते हैं। आइडियोलॉजी फॉलो करना बुरा नहीं है, पर ये डिपेंड करता है कि आइडियोलॉजी किसी सक्सेसफुल इंसान की है या फिर सोसाइटी के रैंडम लोगों की। हमें सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज या थॉट्स इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आम जनता से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। उनका दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होता है, बल्कि वहीं किसी भी सोसाइटी का और उसमें रहने वाले 80% लोगों का नज़रिया बहुत आम और एक जैसा होता है। और सोसाइटी का मतलब एक सोशल ग्रुप जो साथ रहता है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है, कॉमन लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड सेम कल्चर शेयर करता है। और हर सोशल ग्रुप के अपने कुछ नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं, और हर ग्रुप में, हर सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते और ज़िंदगी के लिए उनका खुद का नज़रिया होता है। वो लोगों के बनाए रास्ते पे नहीं चलते, बल्कि खुद अपनी अलग मंजिल बनाते हैं और रास्ते बनाते हैं। और इससे मुझे अभी अभी याद आया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोम थी जिसका नाम था शायद द रोड नॉट टेकन, जिसमें पोएट दो रास्तों का जिक्र करते हैं। एक वो जो अक्सर लोग लेते हैं क्योंकि सब लोग उसी रास्ते को चुन रहे हैं, और दूसरा वो रास्ता जिस पे कोई नहीं जाता। और शायद पोएट डाइवर्जन पे खड़े होके ये सारी बातें बता रहे होते हैं। आज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले मना थी या जो सोसाइटी या कल्चर के रूल्स के अगेंस्ट थी। जैसे कुछ सोसाइटी में लड़कों का डांस करना और लड़कियों का काम पे जाना, ये सारी चीज़ें उन्हें अलाउड ही नहीं थी। बट डेफिनेटली कुछ लोगों ने रिबेल किया, जिससे बाकियों को सोचने का मौका मिला कि क्यों कोई और हमारे लिए ये डिसीजन लेगा या हमें बताएगा कि हमें क्या अलाउड है क्या नहीं। एंड इन सारे चेंजेस को देखा है, महसूस किया है, और सुनने वाले लोगों में से बहुत लोग इस किस्से का हिस्सा भी रहे होंगे। तो बस बात सिर्फ एक क्यों की ही है, क्योंकि हमें बचपन से ही इसी तरीके से ट्रेन किया जाता है कि हमें किसी को क्वेश्चन नहीं करना और सिर्फ चुपचाप कन्वेंशनल तरीक़ों के हिसाब से हमें अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। और हमारे इसी ट्रेंड ब्रेन का यूज़ बहुत अच्छे से किया जाता है और हमारा ध्यान क्रिएशन से कंजम्पशन पे डाल दिया गया है। इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम फ्री होते हैं, जब हम स्कूल नहीं होते, कॉलेज या जॉब नहीं कर रहे होते, तो 80% पॉपुलेशन किसी ट्रेंडिंग गेम, वेब सीरीज़ या मूवी का कंजम्पशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंसान की क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है। लोग आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज़ के लिए कन्वेंस कर देते हैं कि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देख रहे या नहीं कर रहे तो आपने अपनी लाइफ का मेजर मोमेंट मिस कर दिया है। और इन सोशल ट्रेंड्स को पूरा करने के लिए हम मेंटली, फिजिकली और कभी कभी फाइनेंशियली अपनी लिमिट्स को पुश कर देते हैं। हमें लगता है कि हमें इनर पीस मिलेगा, कंप्लीट फील होगा, जो कि डेफिनेटली फेक या टेम्पररी होता है। और सिर्फ एक फेक सोशल स्टेटस के लिए
उसे मेंटेन करने के लिए हम ये सब करते हैं। ये सब बहुत हद तक सब्सटेंस अब्यूज़ से मिलता जुलता है, जहाँ एक नॉन अल्कोहलिक पर्सन झूठी सोशल इमेज के लिए कंज्यूम कर रहा होता है अल्कोहल एंड एंड अप बीइंग एडिक्टेड। मीडिया कंजम्पशन के बाद एक चीज़ है जो कि मैंने रिसेंटली अपने कॉलेज और आसपास के लोगों में एक सोशल ट्रेंड नोटिस किया है, वो है ज़्यादा बुक्स रीड करने का। एंड इसमें सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि इतनी बुक्स रीड करने के बाद भी ये लोग रियल लाइफ इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ऐसी शैलो रीडिंग से क्या फ़ायदा? ओके, सो इसके अलावा एक और थॉट प्रोसेस है जो कि मोस्टली लोगों के दिमाग में है, और वो ये है, लोग ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस या जॉब ज्वाइन करते हैं जहाँ वो मन मार के जाते हैं और इनिशियल वीकडेज काफ़ी अनहैप्पीली निकालते हैं, फिर वीकेंड का इंतज़ार करते हैं और वीकेंड पे काफ़ी एंशियसली उसको निकालते हैं, क्योंकि एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन या लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन डेवलप हो जाता है इस पर्टिकुलर रूटीन की वजह से। और ऐसे करते करते 70-80 साल कैसे भी निकल ही जाते हैं और लोग अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही अनसेटिस्फैक्शन में बिता देते हैं। और ये जो सारी बातें अपन ने की हैं उसका सीधा सीधा रीज़न हमारे बिलीव्स हैं, और हमारी यही बिलीव्स हमारा सक्सेस और हमारी मेंटली हेल्दी लाइफ को डिसाइड करता है। सक्सेस रेट हाई उन लोगों की होती है जो अपने बिलीव्स को सोचते हैं, समझते हैं और जिनके मन में अपने थॉट्स और बिलीव्स को लेके एक क्लैरिटी होती है। और एग्जैक्टली इसी के ऑपोजिट वो लोग जो अपने बिलीव्स को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके अनसर्टेन होते हैं, उनकी लाइफ अनस्टेबल रहती है और वो लोग अपनी नेगेटिविटी से लाइफ में हर्डल्स बना लेते हैं। अनसक्सेस का एक जाना माना एक्सक्यूज़ या रीज़न कहें तो वो है एज। बढ़ती एज के साथ, मतलब आफ्टर 35 या 40s, लोगों में सेल्फ एस्टीम, मतलब खुद की काबिलियत पर भरोसा या यूँ कहें कि सेल्फ इमेज पे कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। और इससे एक्सक्यूज़ बना के कुछ लोग अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर ही नहीं करते, क्योंकि मन में एक डर सा होता है और उस डर से निकली एक आवाज़ कि लोग क्या कहेंगे। पर ऐसे बहुत लोग जिन्होंने एज को बैरियर बनने नहीं दिया, जैसे मार्वल के क्रिएटर स्टैन ली। उनकी पहली कॉमिक पब्लिश जब हुई थी जब वो 39 ईयर्स के थे, और उसके बाद जेके रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी एट द एज ऑफ 32। इसके बाद अगर अपन बात करें तो एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी सक्सेस रेट को 0 पे ला सकता है, तो वो है नेगेटिव सेल्फ इमेज। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि वो इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, और इसका एक कारण ये होता है कि हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं। तो अभी रिसेंटली मेरे कज़न से मेरी बात हो रही थी। वो 13-14 साल का है और उसने मुझसे कहा कि दी, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि अभी बाइक चलाते हैं, पर मॉम डैड मुझे अलाउ नहीं करते, तो इस वजह से मुझे ऐसा थोड़ा अजीब सा इन्फीरियर टाइप सा फील होता है। तो मैंने उससे कहा कि यार देख, ऐसे लोग और ऐसा सोशल बिहेवियर लाइफ में बहुत बार फेस करना पड़ता है, और ये बात बहुत अच्छे से पता होने के बाद कि अंडर एज ड्राइविंग इलीगल है, पेरेंट्स अलाउ करते हैं, और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को सही मानने लगते हैं जस्ट टू मेंटेन अ फेक सोशल स्टेटस। और ये सारी बातें ही हमें हमारे ही दिमाग में इन्फीरियर बनाने लगती हैं। हमारे बिलीव के अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हमारे डिसाइडेड डेस्टिनेशन तक लेके जाने में हेल्प करता है, एंड दैट इज़ फोकस। हम लाइफ में वही अट्रैक्ट करते हैं जिस पे हम फोकस करते हैं, और कभी कभी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कुछ बिलीव्स बना लेते हैं और उन बिलीव पे हम स्टबर्न हो जाते हैं या उन पे अड़े रहते हैं। जैसे रिच पीपल आर बैड, या सारे ही मेल्स बुरे होते हैं, या सारी ही फीमेल्स एक जैसी होती हैं। और क्योंकि हम लोगों के बुरे होने पे फोकस कर रहे हैं, तो भीड़ में हमारा ध्यान ऐसे ही लोगों पे जाता है जो अच्छे नहीं हैं। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे लोग जो कि विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और इसे अपना अनसक्सेस का एक्सक्यूज़ देते हैं कि पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, कभी किसी ने साथ नहीं दिया या प्यार नहीं किया, और फिर वो लोग खुद को मनहूस मानने लगते हैं। दिस इज़ समथिंग जिसका एग्जाम्पल मैंने रियल लाइफ में रिसेंटली देखा, एंड ऐसे लोग बहुत ही नेगेटिव और इनसिक्योर होते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों से भी। दे सफ़र फियर ऑफ अबैंडनमेंट, मतलब लोगों का उन्हें छोड़ जाने का डर। और ये लोग फेक लव शो करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अनस्टेबल या अनसर्टेन होती है,
और कभी कभी रियल एंड इमेजिनरी लाइफ को डिस्टिंक्ट करने में इन्हें दिक्कत होती है। और कुछ लोग इस सब से ओवरकम करने की जगह इन चीज़ों को एक्सक्यूज़ बना लेते हैं और इतनी सारी नेगेटिविटी की वजह से लाइफ में इनकी ग्रोथ इंक्रीज नहीं होती है। बट इससे लड़ने या ओवरकम करने के लिए इंसान को अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और जब देखने का नज़रिया चेंज होगा तो एक्शंस चेंज करने पड़ेंगे, और ये दोनों चीज़ें साथ में भी हो सकती हैं। साथ ही साथ चेंज करना पड़ेगा थॉट्स को, जो कि डेफिनेटली एक दिन का काम नहीं है, बट थोड़ी सी खुद पे मेहनत और टाइम के साथ ये चीज़ें आराम से पॉसिबल है। एंड देन खुद में आए पॉजिटिव चेंजेस पे फोकस करना, क्योंकि यार सबकी लाइफ में गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं और यही लाइफ बैलेंस करते हैं। बट हमें किस पे फोकस करना है ये डेफिनेटली हमारा डिसीजन है। अगर 22 साल में सब जॉब कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि हमें भी जॉब करनी है। अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज डिसाइड करके फिर डिसीजंस लेने चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सब रिलेशनशिप में हैं तो हमें भी आना कंपलसरी है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो पीयर प्रेशर में रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं और सिर्फ क्रशिंग को लव समझ बैठते हैं। बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो अब ये उन लोगों के लिए जिन्हें एक्चुअल में ये जानना ज़रूरी है कि क्रशिंग या अट्रैक्शन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, एंड वी गेट अट्रैक्टेड टू अ पर्सन सिर्फ उसकी पॉजिटिव साइड देखकर, जो कि इमेजिनरी आइडल पार्टनर से मैच करती है। एंड क्रशिंग में वक्त के साथ हॉर्मोन्स भी ट्रिगर होना कम हो जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड लव इज़ टाइमलेस, और प्यार में सामने वाले की हर एक अच्छाई के साथ उसका हर एक ऐप भी एक्सेप्ट किया जाता है। अट्रैक्शन में हम अपने आप को एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सामने वाले को इम्प्रेस करते हैं। बट प्यार एक्शन बेस्ड होता है, सिर्फ खोखले शब्द नहीं होते। इसको अगर कुछ अपन इस तरीके से समझे कि मॉम डैड हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते, दे जस्ट लव अस अनकंडीशनली। एंड जितना मैंने सीखा है, लव ब्रिंग्स क्लैरिटी, इसमें हम ग्रो करते हैं। वाइल इन क्रशिंग वी गो ब्लाइंड, एंड हॉर्मोन्स अपने अलग ही खेल खेल रहे होते हैं। और इसलिए क्रशिंग यंग एज पे होती है, जहाँ हम सामने वाले को फैंटेसाइज करते हैं, बट फिर जैसे ही हमें उसके फ्लॉज नज़र आते हैं तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। नॉर्मल क्रशिंग अक्सर लोग करते हैं आसपास किसी पे या किसी सेलिब्रिटी पे, बट इसका डार्क साइड जब हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। और कुछ लोग स्टॉक करते हैं इन पर्सनल या वर्चुअली, क्योंकि हमारा ये दिमाग हज़ारों ख्याल बुनने में बड़ा माहिर होता है, और कभी कभी ये खुद के लिए और सामने वाले इंसान के लिए हार्मफुल हो सकता है। द रीज़न इस एपिसोड का नाम मैंने द शीप सोसाइटी रखा, क्योंकि रिसेंटली मुझे कुछ ऐसे सिचुएशंस और कुछ ऐसे लोगों से डील करना पड़ा जिनकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ी सोशल स्टेटस और उसे इम्पैक्ट करने वाली सराउंडिंग्स पे। तो मैंने सोचा कि जब इतनी बात हो ही गई है तो क्यों ना ये बात आप तक पहुंचाई जाए। जिस तरीके से भेड़ का एक झुंड एक ही राह चलता है, एक साथ चलता है, कुछ उसी तरीके से हम इंसान भी चलते हैं। और ये जो भेड़ चाल नहीं चलते हैं, अक्सर हम उन्हीं लोगों की मिसाल देते हैं, क्योंकि ये लोग इस शीप सोसाइटी का हिस्सा बनना ही प्रेफर नहीं करते हैं।